चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कितना नंबर क्लास है? 9। ठीक है। लास्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम सबको देख रहे थे। ठीक है, जिसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, आज एक चीज देखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। कहाँ जा रहे हो क्या? एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, किसी को पता है क्या? पता है क्या है, बोलो। हाँ हाँ, ये चीज हमने कहाँ पढ़ा है? कौन से चैप्टर में? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का जो चैप्टर था उसमें हमने ये चीज को पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब में अवेलेबल है वो चैप्टर का सारा वीडियो, आप जा करके देख सकते हैं। और पूरा क्लास नहीं देखना है तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का जो चैप्टर है ना, उसको मैंने टोटल 4 क्लास लगा करके कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पूरा 4 क्लास अगर नहीं देखना है तो एक आधा घंटा का मात्र वीडियो है, रिवीजन वीडियो, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर। वो वाला देखे हो तुम? देखे हो? सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा में पूरा एक चैप्टर पूरा आधा घंटा में तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर लगता है कि तुमको डिटेल में जानना है तो फिर 4 जो वीडियो है, 4 जो क्लास है उसको देख लो। लेकिन अगर तुमको आधा घंटा में आधा घंटा का वो वीडियो देख करके समझ आ जाता है तो फिर जरूरत नहीं है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का चैप्टर में मैंने बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, बट जब अमाउंट अगर बड़ा हो जाता है ना, अमाउंट अगर हैवी हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम उसको डेफर करते हैं। डेफर मतलब टालना, समझे कि नहीं? डेफर मतलब होता है टालना। लिखा है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होता क्या है ना कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, जो भी खर्चे हैं बिजनेस से रिलेटेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम लिखते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी इनकम है सेल्स को छोड़ करके उसको हम लिखते हैं। तो मान लो मैंने खर्च किया एडवर्टाइजमेंट में, कितना? 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख रुपया मैंने खर्च किया एडवर्टाइजमेंट में, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख लिखूं कि नहीं लिखूं? ये बोल रहा है हाँ, आप बोल रहे हो क्या? तुम भी बोल रहे हो हाँ, वो भी बोल रहे हैं हाँ। लेकिन रूल ये है कि इसको मैं एक्सपेंडिचर नहीं मान करके डेफर्ड एक्सपेंडिचर मानूंगा, और क्या करूंगा कि इसका कुछ हिस्सा को मैं इस साल के खर्चे में लिखूंगा। मतलब सपोज दैट मैं सिर्फ 50,000 को लिखता हूं खर्चे में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल करके। बचा कितना 5 लाख में से? 4.5 लाख। 4.5 लाख को मैं लिखूंगा कहां पर पता है? एसेट्स में। एसेट्स के नीचे अदर एक्सपेंसेस में लिखूंगा, समझे कि नहीं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखते हैं और एसेट लिखते हैं, तो एसेट्स में अदर एसेट्स बोल करके ये 4.5 लाख को मैं लिखूंगा। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने खर्चा 5 लाख किया है। ठीक है,
बट मैंने 50,000 ही खर्चा बुक किया और 4.5 लाख को मैंने क्या किया, डेफर कर दिया। मतलब मैं उसको फिर अगले साल फिर 50,000 खर्चा दिखाऊंगा, फिर अगले साल फिर 50,000 खर्चा दिखाऊंगा, अगले साल फिर 50,000 खर्चा दिखाऊंगा। मैं ऐसे करके पार्ट पार्ट में दिखाऊंगा, एक बार में 5 लाख रुपया नहीं दिखाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं डेफर करना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ, हर बार टाल रहा हूँ, ठीक है ना। 50,000 खर्चा दिखा करके मैं टाल दे रहा हूँ। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने एडवर्टाइज लगाया, न्यूज़पेपर में ऐड डाला कि मुझे सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर मैं अपना सेल को बढ़ाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रहा हूँ, जगह जगह बैनर लगा रहा हूँ, ये भी तो एक एडवर्टाइजमेंट है। वो भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मुझे देना पड़ेगा ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या है, मेरा खर्चा ही है, पीएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर कुछ भी सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए अगर मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ जिसका अमाउंट मतलब छोटा है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एक बच्चा ने एक बच्चे ने मुझे बोला था एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है, पता है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है? ठीक है, मतलब बिजनेस को एस्टैब्लिश रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, रेंट। तुम जहां तुम्हारा जहां दुकान है उस बिल्डिंग का रेंट, तुम रेंट नहीं दोगे तो क्या तुम्हारा बिजनेस चलेगा? क्या तुमको भगा दिया जाएगा ना वहां से। तो उसको एस्टैब्लिश रखने के लिए, उसको चलाए रखने के लिए तुमको रेंट देना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एस्टैब्लिशमेंट रेंट हो गया। वही तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इसको भी तुम एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोल सकते हो। टेलीफोन हो गया, मतलब ये सब क्या चीज है ना, ये खर्चा जो है ना ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। मतलब महीना का 3,000 भाड़ा है तो महीना का 3,000 ही रहेगा, वो 2,400 नहीं होगा कि 3,500 नहीं होगा, समझे कि नहीं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना जो तुम्हारे सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। मान लो अगर ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा खर्चा होगा, कम सेल होगा तो कम खर्चा होगा। लेकिन ये सब जो खर्चा है, जैसे रेंट हो गया, तुम दुकान खोलो ना खोलो, तुम्हारा सामान बिक्री हो ना हो, भाड़ा उतना ही रहेगा, ये फिक्स है। रेंट हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, तुम्हारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिल नहीं, तुम्हारा टेलीफोन चार्जेस हो गया। मान लो 500 रुपए का प्लान डलाया हो तुम, ठीक है ना। तुम बात नहीं करोगे तो क्या वो प्लान कम हो जाएगा क्या? 500 रुपये ही डालना पड़ेगा। अभी तुम 250 रुपये डालते हो अपने मोबाइल में, ठीक है ना। 250 रुपया कितना अभी चल रहा है पैकेज? पर डे 1 GB कितना का आता है? 245। 245 का डाल रहे हो, तो क्या तुम 1 GB यूज नहीं करोगे तो 245 का रेट कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। या फिर तुम ज्यादा बात कर लेगे तो 245 से बढ़ जाएगा क्या? नहीं, वो 245 फिक्स है, समझे कि नहीं। तो कुछ खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं, जो कि हमको पे करने ही करने हैं क्योंकि हमको बिजनेस को चलाना है। तो उसी को बोला जाता है एडवर्टाइज सॉरी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में कुछ एसेट्स था, जैसे कि फर्नीचर, मतलब जो टेबल वगैरह थे उसको मैंने बेचे, लॉस हो गया।
खर्चा ही है मेरा, लॉस हुआ तो खर्चा है ना। मान लो फायदा हो गया तो क्या है, इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम दिखाएंगे। स्क्रैप, स्क्रैप, ठीक है। कई बिजनेस में ऐसा होता है कि ना, एक चीज को बनाने के बाद एक चीज स्क्रैप हो जाता है, उसको भी बेच दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, ठीक है। तो वो गन्ना को पूरा एकदम क्या किया जाता है, रस निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो गन्ना क्या हो गया, स्क्रैप हो गया, उसको भी बेचा जाता है, समझे कि नहीं। तो उसको बेच करके जो हमको फायदा हुआ, इनकम है, समझे कि नहीं। चलो, अब कुछ चीजें जैसे कि मैंने बता चुका है पहले, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC, ठीक है ना। LIC और बहुत सारे कंपनी है, जो मोस्ट पॉपुलर है वो LIC है। LIC को सब जानते हैं, तुम भी जानते हो, लिए हो, नहीं लिए हो, ले लो, पापा का है, ठीक है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्यों, वो पर्सनल एक्सपेंस है। सबसे पहला चीज तो ये तुम सीखो, ये तुम समझो, ठीक है ना। मैंने अभी तक नहीं बताया क्योंकि ये लॉजिकल बातें हैं, बताना जरूरी नहीं समझता था मैं, फिर भी बोल दे रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो छोड़ दो, ट्रेडिंग अकाउंट में गिन चुन के 3-4 ही आइटम लिखने होते हैं, वो तो तुम लॉजिकली, नहीं तो तुम रट भी सकते हो उसको, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में 3-4 ही आइटम लिखने हैं, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या, टोटल से टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल हमको दो चीजें देखने हैं, ठीक है, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेट सेल्स को अलग रख दिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बस। ट्रेडिंग अकाउंट में गिन चुन के बस 3-4 आइटम ही है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें आपको हमेशा माइंड में ये रख के चलना है कि इसमें जो भी मैं लिखूंगा वो बिजनेस का ही खर्चा होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो तुम अगर अपना हेल्थ लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है, वो तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा हो गया ना। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इनकम टैक्स, ठीक है, तुमको इनकम टैक्स देना है, तुमको इनकम टैक्स देना है, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा है, वो तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है ना, समझे कि नहीं। क्लियर है। हम्म। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान देना कि बिजनेस एक अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है, ठीक है। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ये चीज पता है कि नहीं। हम्म। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, ठीक है। तुम अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो तुम ये नहीं बोल सकते ये मेरा पैसा है, वो फिर ड्राइंग कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ, तुम बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, हालांकि वो तुम्हारा पैसा है लेकिन उसको कैपिटल बोलेंगे। तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हो अपना, अपने इनकम पे, ठीक है। मान लो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि तुम
तुम्हारा दुकान है, ठीक है, किस चीज का दुकान है, कोई एक एग्जांपल ले लो, बोलो किस चीज का दुकान ले। हाँ, राशन का दुकान है, ठीक है, चलो तुम्हारा राशन का दुकान है, लेकिन तुम कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, राशन का दुकान भी है तुम्हारे पास, तुम जॉब भी कहीं कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है सुबह से 12 बजे गया है और शाम को तुम खाली राशन का दुकान खोलते हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो तुम जहां जॉब कर रहे हो वहां से तुमको सैलरी मिल रहा है, तो उस पे इनकम टैक्स तुमको पेमेंट करना है, तो वो तुम्हारा इनकम टैक्स जो तुम पेमेंट करोगे उसको तुम जो बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे जो राशन दुकान का, उसमें उस इनकम टैक्स को नहीं लिखोगे क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल है। लेकिन बिजनेस का इनकम के ऊपर अगर इनकम टैक्स देते हो, बिजनेस में भी तो कमाई होगा ना, बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स आएगा, वो इनकम टैक्स अगर तुम पेमेंट करते हो बिजनेस का इनकम के ऊपर, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे क्योंकि वो तो बिजनेस का ही खर्चा है ना। तो तुमको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो खर्चा है ये बिजनेस का है, तो अगर बिजनेस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, अगर बिजनेस का नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मेरा दुकान है राशन का, मेरे घर में शादी हुआ, खर्चा हुआ, क्या वो खर्चा को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा? नहीं। मैं कहीं घूमने गया हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, खर्चा हो रहा है, उसको मैं लिखूंगा? लेकिन मैं सामान खरीदने गया हूँ और खर्चा हुआ तो उसको मैं लिखूंगा कि नहीं? कैसे बोल दिए लिखेंगे? पहले ये तो पूछ लो भाई, आप सामान अपने लिए खरीदने गए थे कि बिजनेस के लिए? ठीक है, ये तो तुम पूछे ही नहीं। ये तो पहले पूछो कि सर आप अपने लिए सामान खरीदने गए थे कि बिजनेस के लिए। मैं अगर अपने लिए पर्सनली सामान खरीदने गया हूँ उस खर्चा को मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर बिजनेस के लिए खरीदने गया हूँ मैं सामान और उस दौरान कोई खर्चा हो रहा है तो मैं उसको लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात क्लियर है? चलो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये चीज क्लियर हो गया। मैं पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ, एक्चुअली में लिखना नहीं बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा जो समझ आए आप लोगों को वैसे ही बात करूंगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, पता चल गया? बोलो क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? और सबसे पहला जो डिफरेंस है, सबसे पहला तुम्हारा जवाब ये आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। समझे कि नहीं? सबसे पहला डिफरेंस तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए, सिंपल सा, ठीक है ना। जो मेन डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट है वो यही है। अगर दोनों में डिफरेंस बात किया जाए तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। चलो एक बार क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का कॉपी लेकर आया हो गया? नहीं, ठीक है, मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट है। थ्योरी थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो क्वेश्चन अभी नोट करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। और मेरा हमेशा जो क्या बोलते हैं तरीका रहता है, मैं खाली कीवर्ड लिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर कीवर्ड आ गया, कीवर्ड आपको याद रह गया तो सेंटेंस बना लोगे। कोई मतलब नहीं है पूरा सेंटेंस को पढ़ने का, कीवर्ड आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस जो है, मैंने कीवर्ड लिखा, देखो क्या, एक साइड लिखा ट्रेंड, एक साइड लिखा रिजल्ट। एक साइड मैंने क्या लिखा, ट्रेंड, एक साइड मैंने क्या लिखा, रिजल्ट। ट्रेंड जो लिखा है उसका जो मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, हमको बिजनेस का ट्रेंड बताता है। मतलब कि कितना हमने परचेस किया, कितना हमने सेल किया, ठीक है ना, ये चीज, कितना हमारा पास सामान बचा है, कितना हमारा डायरेक्ट परचेस से रिलेटेड खर्चा हुआ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड। क्या क्या पता करने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट? मैंने तुमको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड। पूरा पलटी कर दिया ना जवाब को। हाँ, अब भाई डिफरेंस पूछा गया है तो उसको डिफरेंस तो लिखना है ना, 4-5 पॉइंट तो कुछ भी लिख दूं ना यार, क्या दिक्कत है। समझे कि नहीं। चलो, तो बुक में जो लिखा है हम भी वही लिखेंगे, ठीक है ना। बुक में जो लिखा है हम भी वही लिखेंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से अगर भाई कोई बाहर में पूछे तो यही बोलोगे, ठीक है। चलते फिरते तुमको पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो तुम ये मत बोलना ट्रेंड को जानने के लिए, तुम यही बोलना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को पता कर। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, ठीक है। ट्रेंड पता चलता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हमको पता चलेगा कि हमने सेल्स कितना किया है, हमने परचेस कितना किया है, ये सब भी पता चलेगा। लेकिन मेन जो पता करना होता है, हमको क्या पता करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलेगा तो उसके मदद से हम क्या करेंगे, फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड, पहला डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट, देखो इधर देखो क्या कर रहे हो तुम, सुनो इधर सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहला डिफरेंस, ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको ट्रेंड पता चलता है बिजनेस का एक पीरियड का लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट पता करना होता है, ठीक है ना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, ठीक है। सेकेंड नंबर जो डिफरेंस है, सेकेंड नंबर जो डिफरेंस है क्या है, बिफोर और आफ्टर। क्या मतलब है सर बिफोर और आफ्टर का? ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो हो गया ना बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर आफ्टर याद आया तो बना लोगे तो सेंटेंस बहुत इजी है भाई, सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो तीसरे नंबर में लिखा गया है, जबकि इसको लिखना चाहिए पहले नंबर पे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है हमको किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। फोर्थ नंबर डिफरेंस,
एफिशिएंसी इन परचेज एंड सेल्स, एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको परचेज और सेल्स का एफिशिएंसी पता चलता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमको पूरे बिजनेस का एफिशिएंसी पता चलता है, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और नंबर 5, पार्शियल और फाइनल। क्या मतलब है? ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो आधा अधूरा है, पार्शियल है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट है और फाइनल है। चलो, लिख लिए, लिख लिए। मुकेश लिख लिए क्या? तो हुआ कंप्लीट, आगे बढ़ूं? हुआ। तो अब आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है और आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है ना? जैसे कि अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सबसे पहला डिफरेंस आपको याद आना चाहिए, ट्रेंड और रिजल्ट। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं क्यों? क्योंकि हमको ट्रेंड जानना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट जानना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। उसके बाद बात किया एफिशिएंसी का। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको एफिशिएंसी पता चलता है किसका? परचेज और सेल्स का ओनली। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको एफिशिएंसी पूरे बिजनेस का पता चलता है। और लास्ट में क्या डिफरेंस है बोलो? पार्शियल और फाइनल। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको जो रिजल्ट पता चलता है वो पार्शियल पता चलता है, और हाँ पार्शियल या इनकम्प्लीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको जो रिजल्ट पता चलता है वो कंप्लीट और फाइनल। तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है ना? पूरा सेंटेंस को याद करने का कोई मतलब नहीं है, तुम कीवर्ड को याद करो, सेंटेंस खुद से फॉर्म करो। समझे कि नहीं? पूरा कीवर्ड, सॉरी, पूरा हर चीज को याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो क्या बोलते हैं, 10th में अगर 98% भी लाया है ना, हाँ, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 100% भी लाया रहेगा 10th में, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट तरीका यही है, आप कीवर्ड को याद रखो, उससे सेंटेंस फॉर्म करो, लिख कर आओ। हर चीज को याद रखना, हम लोगों ने इंसान है, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। ठीक है ना? चिट्टी 2.0 नहीं है। ठीक है कि ऐसे ऐसे किए सब चीज याद हो गया। चलो, अब लिख लिए, वो वाला लिख लिए ना? हाँ। अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है? समझे कि नहीं? सबसे पहला जो बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग बोला गया है।
जो डिफरेंस में फर्स्ट नंबर पॉइंट में मीनिंग बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कीवर्ड लिख लो एक्सेस, ठीक है ना। एक्सेस किस चीज का एक्सेस भाई, ज्यादा किस चीज का, सेल प्रोसीड्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब उसका मतलब हिंदी में बता रहा हूं कि सेल जब ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सिंपल सा बात है, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर कॉस्ट ऑफ, अगर पूरा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सेल ज्यादा होने से प्रॉफिट होता है, खर्चा ज्यादा होने से लॉस होता है। ये चीज सबको पता है, जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहा है उसको भी पता है, जो बिजनेस नहीं कर रहा है उसको भी पता है, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल। घर जा रहे हो तो क्या हुआ, बंद कर दिए? सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेस से क्या लिखना है तुमको, एक्सेस जो कीवर्ड है उससे तुमको क्या फॉर्म करना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यहां भी कीवर्ड रहेगा एक्सेस। यहां पर एक्सेस से क्या तुमको सेंटेंस फॉर्म करना है, नेट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने तुमको अभी बनाना नहीं बताया, सिर्फ आइटम के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पुराना फॉर्मेट के हिसाब से तुमको एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पुराना फॉर्मेट ऐसा, पहले ऐसा ऐसा बनाया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। तो इधर ये क्या है, डेबिट साइड हो गया, ये क्या है, क्रेडिट साइड। बोलो हाँ कि ना। डेबिट क्रेडिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे बच्चे, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट को मतलब कि खत्म ही कर दिया गया, जो नया फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो चलो, ग्रॉस प्रॉफिट सिखाया पहले ये जाता था पहले कि क्रेडिट साइड में सारे इनकम को लिखते हैं और डेबिट साइड में सारे खर्चे को लिखते हैं, पहले ऐसा कुछ सिखाया जाता था जब ये फॉर्मेट चल रहा होता था तब, समझे कि नहीं। बट अब ऐसा कुछ रहा नहीं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मान लो इधर है 20,000, ठीक है। जो भी इनकम आएगा उसको हम इधर लिखेंगे। मान लो हमने फिक्स्ड एसेट बेच करके कमाया, मान लो हमने रेंट से कमाया, मान लो हमने कमीशन से कमाया, तो सारे इधर लिखेंगे, ठीक है। और इधर क्या है, सारे खर्चे को लिखेंगे। तो बोलो ना, ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम ऐड हो रहा है कि नहीं, हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम ऐड हो रहा है कि नहीं। सुनो, मैं यहाँ एक तो इनकम लिख दे रहा हूँ, रेंट 10,000, टोटल कितना हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक खर्चा इंश्योरेंस 5,000, और कोई खर्चा नहीं है। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया, बिल्कुल नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 25,000 आएगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या है 30,000 है, तो हमको इधर को भी बराबर करना है कि नहीं करना है, हाँ। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा तो इस साइड भी बराबर होगा 25,000। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ बैलेंस करने के लिए 25,000 यहाँ लिखा है, और वही बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट होता है। क्लियर है। तो देखो सेंटेंस ने जो कहा
नेट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम, ये रेंट क्या है, इनकम है ना, इस साइड क्या है, खर्चा है ना, तो इस साइड जो खर्चा है उससे ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, तब जाकर के नेट प्रॉफिट आएगा। मान लो मैं इसको कर देता हूं 50,000, तो बताओ नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस आएगा? तब तो इधर साइड ज्यादा हो गया ना, इधर साइड 50,000 ज्यादा हो गया, मेरे को इधर को बराबर करना पड़ेगा। इधर बराबर करने के लिए मेरे को इधर कितना लिखना पड़ेगा, 20,000। तो अगर इधर लिखा तो ये क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा है। समझे कि नहीं? तो सेंटेंस फॉर्म कर लोगे तुम, एक्सेस जो वर्ड है उससे, ग्रॉस प्रॉफिट के साइड में एक्सेस जो वर्ड है उससे क्या सेंटेंस फॉर्म होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट के साइड जो एक्सेस वर्ड है उससे क्या सेंटेंस फॉर्म होगा कि नेट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, चलो दूसरा जो आपका डिफरेंस है, दूसरा नंबर में आपका बोला गया है क्या रिवील्ड डिस्क्लोज। क्या मतलब है रिवील्ड डिस्क्लोज? कि ग्रॉस प्रॉफिट इज रिवील्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट इज डिस्क्लोज्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना ही लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैसे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट हमको कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सेकंड कीवर्ड जो है आपका यही रहेगा, रिवील्ड। और ये थर्ड नंबर ट्रांसफर का बात किया गया है, ट्रांसफर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मैंने बताया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, बट बैलेंस शीट में एक जगह में ट्रांसफर करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट में ऐसा नहीं, सॉरी, बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट को, कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो लिखोगे तुम नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो प्रोप्राइटर का ही होता है। ठीक है, अगर हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बात करें तो। चलो, वो जो आगे लिखा है पीएल अप्रोप्रिएशन उसको छोड़ दो, वो अभी समझ नहीं आएगा। यहाँ लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। यहाँ भी लिखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या बोला जा रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं। मैंने बताया है, मैंने डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं देखते हैं, ना ही इनकम को देखते हैं, सिर्फ सेल्स जो होता है उसको ही ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब कि नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है तो क्यों बना रहा है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनकम को भी हम कंसीडर करेंगे।
और लास्ट जो है आपका लिख लो, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो। लिख लिए? समझाऊं? ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो बुक प्रॉफिट है, मतलब कि वो सिर्फ एक लिखा हुआ चीज है। ठीक है, तुम कैलकुलेट किए, तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया, मान लो 1 लाख रुपया। तुम ये नहीं बोल सकते मेरा 1 लाख फायदा हो गया, मेरा 1 लाख फायदा हो गया। वो तुम्हारा फायदा है ही नहीं। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा 1 लाख कमाई हो गया, मेरा 1 लाख कमाई हो गया। वो तुम्हारा कमाई है ही नहीं। वो सिर्फ एक बुक में लिखने के लिए निकाला गया है। ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं। क्योंकि बिना ग्रॉस प्रॉफिट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तुम अगर बोलते हो कि मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, मतलब वो तुम 1 लाख रुपया कमाए हो उस साल, उसको तुम खर्च कर सकते हो, उसको तुम बांट सकते हो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ बुक प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो है वो रियल प्रॉफिट है। वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको तुम बांट सकते हो। ठीक है ना? ये लिख सकते हो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मत लिखो, ये लिखो तुम रियल, रियल प्रॉफिट, रियल सरप्लस लिखो। काट दो थोड़ा सा, रियल सरप्लस लिखो यहाँ पर। तो तुमको फॉर्म ये करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ए बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इज ए सरप्लस प्रॉफिट, रियल सरप्लस। ठीक है, इतना भी लिखोगे ना, मार्क कोई काट नहीं सकता। तो अब अगर हमको डिफरेंस आया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ क्या? ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ग्रॉस प्रॉफिट रिवील्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बोलोगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट रहता है, वहां ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्या इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम को कंसीडर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ बुक प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट रियल सरप्लस है। हो गया? क्लास को एंड करते हैं यहीं, क्योंकि क्लास अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ठीक है, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, चलो। दो थ्योरी के क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं। क्या क्या? पहला ट्रेडिंग अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक सेकंड कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड कर रहा हूँ, क्लास एंड करने दो, नहीं तो यूट्यूब में चला जाता है।